हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चाहे बीए ऑनर्स में है, चाहे बीए प्रोग्राम में है, चाहे बीकॉम ऑनर्स में, चाहे बीकॉम प्रोग्राम में है, और जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है। इस सीरीज में ऑलमोस्ट मैं 40 से वीडियोस अपलोड करूंगा मैं, जहां पे हम सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, फिर जो भी प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और साथ साथ हर एक कंसेप्ट को और न्यूमेरिकल्स को भी खत्म करेंगे जो भी इस सीरीज के अंदर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836333। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई अगर फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और किसी भी तरह का सजेशन हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे। लेसन नंबर 1 क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे इस कंप्लीट लेसन के अंदर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र होता क्या है। तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी रिसोर्सेज यूज करते हैं, है ना। चाहे मैं मार्कर यूज कर रहा हूं, चाहे मैं बोर्ड यूज कर रहा हूं, ट्राइपॉड यूज कर रहा हूं, कैमरा यूज कर रहा हूं, तो सारे क्या है? रिसोर्सेज जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिसोर्सेज तो यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत सी चीजों की क्या होती है? चाहते हैं, डिजायर्स, ठीक है। पता है इसका इकोनॉमिक्स से कंडीशन अभी बताऊंगा मेरे भाई। इसी से इकोनॉमिक्स की खोज की गई थी, इसलिए इकोनॉमिक्स को बनाया गया था, क्योंकि हमारे डिजायर्स जो है ना, अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है सबके पास, लेकिन डिजायर्स क्या है? हमारे पास अनलिमिटेड है, उनकी बहुत सारे डिजायर्स हैं। और डिजायर की एक खास बात और है, वो क्या? कि वो रिकरिंग इन नेचर होते हैं। यानी कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है? पहली बात तो रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, अब रिसोर्स क्या होते हैं? मार्कर, चीजें, पैसा, ठीक, सब क्या है? किस मतलब रिसोर्स के अंदर आते हैं। फिर आता है डिजायर। अब डिजायर क्या? हमारे पास अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, ठीक है। फिर क्या आता है? ये रिकरिंग इन नेचर है, मतलब क्या? एक डिजायर कंप्लीट हुई, दूसरी डिजायर उत्पन्न हो जाती है, फिर एक और डिजायर खत्म हुई, और डिजायर पैदा हो गई। तो इस तरीके से डिजायर लगातार आती रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, पहले किसी को एक गाड़ी चाहिए, फिर वो एक गाड़ी आ गई, फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी आ गई, उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है। एक घर बना लिया, उससे बड़ा घर बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से डिजायर्स जो है लगातार कभी कंप्लीट होते नहीं है, और रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार पैदा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है। मतलब इसका इकोनॉमिक्स से यानी कि अर्थशास्त्र से क्या रिलेशन, वो समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होता, यानी कि पैसा अगर अनलिमिटेड होता, कि वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा, एक नंबर लिखा हुआ है, उसे लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, तुम जो मर्जी चीजें खरीद सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो खत्म होगा, चाहे कितनी बड़ा नंबर हो। तो सिंपल सी बात है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सारी वांट्स, यानी कि अपनी सारी चाहते, अपने सारे डिजायर्स फुलफिल नहीं कर सकते। और जब फुलफिल नहीं कर सकते तो हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना आना चाहिए कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सके। एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने की सोचता है, एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने की सोचता है। आई बात समझ में? यानी कि अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। इन सब चीजों को हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? अब आते हैं एक बार इकोनॉमिक्स वर्ड के ऊपर। अगर हम इकोनॉमिक्स वर्ड को देखें तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक तो ओइकोस और एक नेमिया। अब ये दो वर्ड है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अ हाउस, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? मीनिंग टू मैनेज। मतलब जब हम एक घर को मैनेज करने की बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ये वाला वर्ड है और एक ये वाला वर्ड है, ठीक है। तो जब हम एक हाउस को, यानी कि अपने रिसोर्सेज को, अपने घर को, ठीक है, एक नेशन को मैनेज करने की बात करते हैं, तो हम उस टर्म्स में किसकी बात करते हैं? इकोनॉमिक्स की। यानी कि जहां पे भी पैसे से रिलेटेड मैटर हो। अब इसमें टाइप आती है, एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें क्या बोल देते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे पैसे का लेन देन हो, किसी गुड्स या किसी सर्विस का लेन देन हो, उसमें क्या बोलते हैं? ठीक है। यानी कि जहां पे मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व हो जाए वो हमारी किसमें आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और बहुत सी चीजें क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम दो तरह की एक्टिविटीज हमेशा परफॉर्म करते हैं, कुछ पैसों के लिए और कुछ बिना पैसों के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे मान लो कि अगर मैं कहीं पे काम करने जा रहा हूं, मैं कहीं जॉब करता हूं, तो मुझे वहां सैलरी मिलती है, तो मैं काम किस चीज के लिए कर रहा हूं?
पैसों के लिए, तो भाई वो मेरे क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं काम करूंगा मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन अब मुझे मान लो कम मजा नहीं आ रहा, मैं घर गया, मुझे मन कर रहा है मैं मूवीज देखूं, कुछ वीडियोस देखूं, ठीक है, तो किसके लिए होगा, सेटिस्फेक्शन के लिए। आई बात समझ में, वो एक क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम डेली लाइफ में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जैसे बाइंग, सेलिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। खाना पीना सोना क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आगे आते हैं इसमें, तो मैंने इसके ऊपर बात कर ली। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो मैं डिफाइन कर दिया। अब इकोनॉमिक्स की खोज किसने करी थी, तो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आते हैं एडम स्मिथ, है ना, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर पहले अपने कुछ राय रखी थी, एक बुक लिखी थी, पर उस बुक के बारे में समझते हैं। तो एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, यानी कि नेचर क्या होता है वेल्थ ऑफ नेशन का, वेल्थ मतलब क्या है, संपत्तियां, है ना। अब संपत्ति कैसे, अब देखो आम आदमी की संपत्ति होती है गाड़ी बंगला, है ना, ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें संपत्ति वेल्थ किसकी होती है, नेशन की भी होती है। तो नेचर क्या होते हैं और कॉजेज क्या होता है वेल्थ का, ठीक है, उनके ऊपर हमने बुक लिखी, ठीक है, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, जहां से पता लगा कि इकोनॉमिक्स क्या चीज होती है, ठीक है। इसके ऊपर तो मैं ये बात बोलूंगा कि हमारे इंडियन खुद है, क्या नाम है उनका, चाणक्य ने काफी इकोनॉमिक्स के ऊपर काफी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, आई बात समझ में, और उन्होंने काफी अच्छे, मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा चाणक्य के बारे में, ठीक है। तो चाणक्य नीति एक अलग बुक है, उन्होंने अर्थशास्त्र की बुक भी लिखी, जहां पे उन्होंने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टर्म्स को काफी डीप में एक्सप्लेन किया, जिन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं बहुत सारे मामलों में, आई बात समझ में। तो ऐसे ही एडम स्मिथ भी उस टाइम पे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ करते और अभी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। अब आगे समझते हैं इन्हें। तो इकोनॉमिक्स मीन मैनेजिंग अ हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमिकल मैनर। इकोनॉमिक्स का मतलब ये क्या होता है, ठीक है, कि एक हाउस होल्ड को मैनेज करना, मतलब एक घर को मैनेज करना इन इकोनॉमिकल मैनर, मतलब अच्छे तरीके से, कि सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सके। एक सिंपल सी बात है, जब हमारे पास इनकम आती है, रिसोर्सेज आते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के रिसोर्सेज हो, हमें उन्हें एलोकेट करना पड़ता है। जैसे हमारा टाइम भी एक रिसोर्स है, इनकम एक रिसोर्स है, हम उसे एलोकेट करते हैं। कुछ चीजों में अपना पैसा लगाते हैं, कुछ चीजों को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वो चाहे मैं ही हूं, चाहे कितना ही अमीर आदमी आ जाए, वो भी अपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी सारी इच्छाएं, सारी वांट्स फुलफिल नहीं कर सकता, उन्हें भी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। चाहे कितना ही रिचेस्ट हो, चाहे टाटाज हो, अंबानी हो, बिरला हो, सबको भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब सोचो टाटा का अगर मन करे कि मैं पाकिस्तान खरीद लेता हूं, मैं जाके अमेरिका खरीदना चाहता हूं, तो खरीद पाएगा नहीं, चाहे कितना ही पैसा हो, क्योंकि वहां गवर्नमेंट उसे बेचेगी नहीं। तो एक टाइम पे किसी की भी सारी इच्छाएं फुलफिल नहीं होती हैं। अब आगे आते हैं, इसी बात को देखते हैं हम यहाँ पे। तो हो गया ये इकोनॉमिकल मैनर। अब इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड, यहाँ पे सारी बात हम करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद एलोकेटिव डिसीजंस, जहां पे हम किसकी बात करते हैं, एलोकेटिव डिसीजंस की। एलोकेटिव डिसीजन का मतलब क्या होता है, एलोकेशन, अपने इनकम का, अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन, और इस तरीके से इस समझदारी से एलोकेशन करना होता है कि सेटिस्फेक्शन क्या मिले, मैक्सिमम मिले, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एलोकेटिव डिसीजंस। अब आगे क्या बोलते हैं, ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड के भी एलोकेटिव डिसीजंस होते हैं, हाउसहोल्ड को मैनेज करना भी आता है इसके अंदर। फिर बिजनेसेस, भाई बिजनेस के अंदर भी तो पैसा लगता है, तो बिजनेस में भी हम बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो फाइनेंस को हो गया, बहुत सी चीजों को मैनेज करना पड़ता है बिजनेस के अंदर भी। तो बिजनेस एंड अदर इकोनॉमिक एजेंट्स ऑपरेटिंग इन द सोसाइटी, और भी इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है, जो सोसाइटी को ऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। तो हाउ द सोसाइटी एलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज, कैसे एक सोसाइटी अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने का काम करती है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। मतलब सोसाइटी कैसे अपने इनकम को, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट हिस्सों में, कि उनको सेटिस्फेक्शन क्या मिले, मैक्सिमम मिले। अब आगे आते हैं, ठीक है। अब तो एक प्रोफेसर थे एल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने भी एक क्या लिखी, उन्होंने डेफिनेशन दी किस चीज की, इकोनॉमिक्स के ऊपर, उनको उसको ही पढ़ लेते हैं। अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जहां पे हम एक ह्यूमन बिहेवियर, मैनकाइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, हमें उसका पार्ट समझना है, इंडिविजुअल का और सोशल एक्शन, विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट को हम बोल सकते हैं अचीवमेंट ऑफ यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड्स ऑफ वेलबींग। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं कि वो चीजों को लेकर कैसे सोचता है, ठीक है, और कैसे मटेरियलिस्टिक चीजों से
को खरीद के या फिर उनको यूज करके, उनकी सर्विसेज को यूज करके कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करता है। यानी कि हम यहाँ पे सिंपल सी बात करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। ठीक है, अब आगे आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है, कंजप्शन का, इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंस का, ठीक है, सेविंग का। कई लोग सेव करते हैं, कई लोग सेव नहीं करते हैं, कई लोगों की जिंदगी बोरो पे चलती है, कई लोग बोरो करना पसंद नहीं करते हैं। तो सबके अपने अपने क्या होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स, अपने अपने फंडामेंटल होते हैं, जो कुछ बुक से लिए गए हैं, कुछ उन्होंने खुद ही डेवलप कर रखा है अपने बिहेवियर के बेस पे। अब ये तो हमने बात करी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स क्यों बनाई गई थी, ठीक है, इकोनॉमिक्स की खोज क्यों हुई। इकोनॉमिक्स की खोज नहीं होती अगर हमारे वांट्स लिमिटेड होते, ठीक है, या फिर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते। मतलब इन दोनों में से अगर एक कंडीशन हट जाती तो, क्योंकि हम अब हो क्या रहा है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन डिजायर्स और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। और दूसरी बात क्या है, रिकरिंग इन नेचर। और यही कारण है ह्यूमन बीइंग के सेटिस्फाइड ना होने का, क्योंकि एक इच्छा को हम पूरी करते हैं, ठीक है, कुछ टाइम में तुम खुश रहते हैं, फिर दोबारा हमें कोई ना कोई नया डिजायर चाहिए होता है जिसके लिए हम काम कर सके। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमेशा एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो इस तरीके से हमने इकोनॉमिक्स बनाई थी कि हमें अपने रिसोर्सेज को, अपने पैसे को, अपने इनकम को, अपने टाइम को इस तरीके से यूज करना है कि हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिले, मैक्सिमम मिले। अब आगे देखते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहां पे दो स्कोप है, एक तो माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो अगर मैं इसे एक वर्ड में खत्म करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, छोटे लेवल की इकोनॉमिक्स, है ना। यानी कि जहां पे हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स एज अ होल, मतलब एक कंट्री के लेवल पे, एक स्टेट के लेवल पे, एक राज्य के लेवल पे, ठीक है, तो एक सोसाइटी के लेवल पे, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को रीड करते हैं, हम मैक्रो को एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं, मतलब मैक्रो में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और जब मैक्रो को पढ़ते हैं हम माइक्रो क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन इस पूरे सीरीज में हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को। और जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है तो हम माइक्रो को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अभी जो मैं सिर्फ आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में समझा रहा हूं, इसलिए मैंने दोनों बातें लिखी, ठीक है। अब समझते हैं ऐसी टर्म्स जो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं, पहले वो समझते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आई, प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब इस बात में प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि हम प्रोडक्ट का प्राइस किस हिसाब से डिटरमाइन करते हैं। अब एक तो होता है मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस में क्या आता है, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। चलो पहले थोड़ा समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। देखो, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस का डिमांड से, क्वांटिटी डिमांडेड से क्या रिलेशन है। चलो एक कंज्यूमर के बिहेवियर सोचते हैं, एक कंज्यूमर कब चीजें ज्यादा कंज्यूम करेगा, जब प्राइस कम होगा। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा की जाएगी। यानी कि अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड ज्यादा करेगा, क्यों, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी होगी उस टाइम पे। और अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो डिमांड कम करेगा। इस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉ ऑफ डिमांड। अब बाद में लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लेकिन प्रोड्यूसर तो इसको उल्टा सोचता है ना। अब प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि भाई मैं अपनी चीज को जब बेचूंगा जब उसके प्राइस मार्केट में बिल्कुल हाई हो रखे होंगे। यानी कि वो चीजों को जब बेचना अच्छा मानता है जब उसको उसी चीज के होते हैं ज्यादा प्राइस मिले कम प्राइस के मुताबिक। सपोज करो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मुझे कोई मार्केट में 20 रुपए दे रहा है, कोई दूसरा 40 रुपए दे रहा है, तो मैं किसको बेचूंगा, जो 40 रुपए दे रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो मेरा एडिशनल प्रॉफिट है। आई बात समझ में। तो एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो वो सप्लाई बढ़ा देगा, और जब प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी कम कर देगा। इस तरीके से काम करता है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। तो मैंने बात करी लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, और जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का। यानी कि मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई, ठीक है, ये डिटरमाइन करते हैं कि मार्केट में प्राइस क्या होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, दो चीज हम यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फैक्टर प्राइसिंग में क्या आता है वो समझते हैं। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, अब एक बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर भी कुछ कॉस्ट आती है, कुछ प्रोडक्शन फंक्शन आते हैं। बताइए प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। एक सिंपल सी होता है, मैं कोई भी चीज बनाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट तो आएंगे ना, बनाने में खर्चा तो आएगा ना। अब वो खर्चा किस तरह का होता है ना, वो हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं। बस मात्र 4 तरीके का है ना। अब 4 तरीके कौन कौन से हैं, बहुत ईजी है। फैक्टर प्राइसिंग में 4 तरीके हैं। एक तो वेजेस। अब बात में वेजेस कौन लेके जाएगा, अरे मेरे भाई जब मैं कोई चीज बनाऊंगा
तो लेबर रखूंगा ना, और जब मजदूर रखूंगा तो उसे वेजेस भी देनी पड़ेगी। वेजेस क्या बोलते हैं यहाँ पे? दिहाड़ी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं फिर रेंट की। अब रेंट क्यों देना है? अब मैंने मान लो कोई बिजनेस खड़ा किया, उसके लिए हो सकता है भाई मुझे कोई जमीन, कोई लैंड, कोई घर किराए पर लेना पड़े, और जब किराए पे लूंगा तो मुझे रेंट भी देना पड़ेगा। तो रेंट में किसका दूंगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पे वो एस्टेब्लिश किया गया है, तो उसको बदले मुझे क्या देना पड़ेगा? रेंट। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया अगर हमारे पास खुद की जमीन हो तो, और खुद का घर हो तो, अरे मेरे भाई तुमने भी अकाउंट्स नहीं पढ़ी, मैं बताता हूं, भाई बताएगा। बिजनेस में ना, बिजनेस का एम्प्लॉयर यानी कि बिजनेस का मालिक, ठीक है, और बिजनेस अलग दो अलग बातें होती हैं। तो अगर उसने खुद का घर भी दिया है तो उसे खुद के घर के हिसाब से भी रेंट लगाना पड़ता है उस चीज का। मतलब क्यों? सपोज करो अगर बिजनेस नहीं खड़ा करता तो वो उस जमीन पे या तो खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर सकता था, या फिर खुद के और पैसों के लिए रेंट पे दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने बिजनेस खड़ा किया है। इसका मतलब एक किराया जाना उसे लगाना पड़ता है, एस्टिमेटेड रेंट, जो उसने जो जमीन के बदले उससे देना पड़ता अगर वो किसी और की जमीन यूज करता तो भाई रेंट लगता है। उसके बाद इंटरेस्ट क्यों? अभी इंटरेस्ट किस चीज का? इंटरेस्ट कब लगता है? जब हमें पैसा बोरो करना पड़े। क्या बिजनेसमैन को लोन नहीं लेना पड़ता? वो लोन लेते हैं एक्सपेंशन के लिए, कई बार तो क्रिएट करने के लिए भी लोन लेते हैं, है ना। बिजनेस जो है, बिजनेसमैन बैंक से लोन लेगा, अब बैंक लोन फ्री में देगी नहीं, वो क्या करेगी? चार्ज इंटरेस्ट, तो उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसके बाद क्या आता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो उसका हिस्सा है, अगर उसने प्रॉफिट कमाया बिजनेसमैन है तो प्रॉफिट लेके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी साइकिल इकोनॉमिक्स की काम करती है। फिर एक आता है हमारा लास्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? इसको हम बोलते हैं सामाजिक कल्याण, है ना। लोगों का कल्याण करना, कल्याण मतलब भाई उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, उनकी बेहतरी के लिए काम करना। जैसे गवर्नमेंट भी काम करती है हमारे लिए कल्याण करने, कैसे? हमारे डेवलप करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आता है हॉस्पिटल, एजुकेशन का खर्चा, ठीक है, रोड वगैरह, तो अच्छी फैसिलिटीज देने का काम करती है। तो सारे किसके अंदर आता है? वेलफेयर के अंदर। तो वेलफेयर भी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। यानी कि हमेशा जरूरी नहीं है काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही किया जाए, कई बार लोगों का भला करने के लिए भी काम किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब आते हैं आगे। तो ये तो था हमारा सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। हमने इकोनॉमिक्स के दो पार्ट किए, हमने वो भी डिस्कस किया। अब मैं बात कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी कि असली पढ़ाई तो अब शुरू होगी मेरे भाई। अब मैं बात कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा उसके बारे में, फिर हम इसके बारे में डीप बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। और भाई ध्यान रखना, किसी भी वीडियो को आप लोग स्किप मत करना। हर एक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जो आपकी आने वाली वीडियोस में भी यूज हो सकते हैं। और हमेशा जब किसी भी सीरीज को देखो ना, तो हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, मैं खुद कोशिश करता हूं कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, कि आप बोर ना हो जाओ। अब यहां पे देखो, मैं बात कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। जब मैं बात करता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो कॉन्स्टेंट मान लेंगे, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? होल, इकोनॉमी एज अ होल। तो हमें क्या जाएगा? मतलब पूरी कंट्री की, सारे प्रोड्यूसर्स की, सारे कंज्यूमर की, सबकी बात करेंगे। तो अब यहां समझते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां पे बात करते हैं इनकम कितनी है और एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है। अगर बात करूं मैं कंट्री की, तो एक इंडिविजुअल को जॉब मिली या नहीं मिली से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं एक एम्प्लॉयमेंट अच्छी है या नहीं है इस कंट्री के अंदर, मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लोग बेरोजगार तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में सोचते हैं। और थ्योरी ऑफ इनकम के बारे में सोचते हैं कि इनकम कैसी है लोगों की। फिर थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब ये जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है? कि जो प्राइस लेवल है क्या वो ठीक ठाक है इस कंट्री का, चीजें ज्यादा महंगी तो नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। हम सब जानते हैं चीजें महंगी होते थे टाइम के साथ, तो इन्फ्लेशन तो चलो होगा, एक बढ़ेगा, एक रेट से बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा होगा तो भी दिक्कत आएगी किनको? आम लोगों को, क्योंकि वो उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी जब इन्फ्लेशन होगा। तो अगर चीजें बहुत ज्यादा महंगी होगी तो खरीद ही नहीं पाएंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्फ्लेशन का भी एक ठीक ठाक रेट होना बहुत जरूरी है। तो हम इसे बात करते हैं इन्फ्लेशन की, यानी कि ज्यादा महंगाई तो नहीं है। ठीक है, और महंगाई कब होती है इस बात का भी ध्यान रखना, जब डिमांड बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और सप्लाई उस हिसाब से ना हो, क्योंकि डिमांड तो बहुत लोग कर रहे हैं, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा? अपने आप ही बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि सप्लाई उतनी है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो लोग प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इन्फ्लेशन। अब आता है थ्योरी ऑफ, मतलब इसके डीप में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, मैं सिर्फ अभी कंपोनेंट्स समझा रहा हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे। फिर क्या आता है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किस हिसाब से है? क्या इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है या नहीं कर रही है? अब मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया करंट में काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, तो इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पे ग्रो कर रही है। तो ग्रोइंग रेट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है या नहीं है?
फिर आता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, वो इंडिया में गलत है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से है या नहीं है। अब जैसे इंडिया में 90% पैसा इंडिया का जीडीपी का जो भी बोलो आप, वो 10% लोगों के पास है, और 10% पैसा उसमें 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये दिक्कत है इंडिया के अंदर। इसे क्या बोलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है, ये भी चीज हमें जाननी जरूरी होती है। तो ये हमारी थी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो। आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे अच्छे से कंसेप्ट को रीड करेंगे, और लेसन नंबर 2 इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं रहा हूं बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी तरीके से उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।